वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी अशोक जी, स्वागत है आपका गांव देखो चैनल में, एजुकेशन सेगमेंट में आपका। और पहले तो आप अपना परिचय दीजिए सर। जी वीरेंद्र जी, मेरा नाम अशोक है, अशोक रोहिला, और मैं रोहतक से ही बिलोंग करता हूं। जी और पिछले काफ़ी सत्र से कि 2000 सिंस 2001 से मैं कंप्यूटर सेंटर चला रहा हूं और साथ में शिक्षा से भी कनेक्ट हूं, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में रहा हूं और ठीक है। इसमें काफ़ी अनुभव लिए हैं। जैसे कि मैं पहली जॉब मेरी दिल्ली पब्लिक स्कूल में थी, उसके बाद मैं पठानिया पब्लिक स्कूल में रहा। अच्छा, और वहाँ पे 10 साल जॉब किया बहुत बढ़िया जी। और साथ में ही कंप्यूटर सेंटर में 2001 से रन कर रहा हूं। तो शिक्षा के साथ साथ डिजिटलाइजेशन भी साथ में है, बहुत अच्छा। जिससे कुछ अनुभव क्रिएट किए हैं और लिए हैं और हर दिन सिखा के जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जो जैसे मेरा चैनल का जो नाम है गांव देखो। हाँ जी, गांव देखो, बहुत अच्छा सर। तो मैं चाहता हूं कि गांव के जो बच्चे हैं ना, हाँ जी, उनको एजुकेशन में क्या करना चाहिए। और जैसे 9वीं 10वीं के बाद आजकल तो गवर्नमेंट ने ना एक वो ट्यूशन सेंटर्स पे भी बैन लगाया है कि हाँ जी, मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चे ट्यूशन में ना जाएं। बिल्कुल और वो बिल्कुल ट्यूशन सेंटर रन करने वालों के लिए भी मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब सख्त हिदायत है कि भाई आप उनको ना मतलब अपने एडमिशन दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब जैसे 9वीं 10वीं के बाद जब एक चूज करने का बच्चे के पास ऑप्शन आता है कि भाई किस स्ट्रीम में जाना चाहे, वो आर्ट ले, साइंस साइड ले, साइंस में भाई नॉन मेडिकल में जा रहा है या मेडिकल में जा रहा है, और या फिर कॉमर्स साइड वो लेके चल रहा है, तो वहां पे ना कंफ्यूजन बहुत होता है। और गांव के जो पेरेंट्स हैं वो भी इतना सजेस्ट नहीं कर पाते, और जैसे हम कह देते हैं कि भाई बच्चे को अपने आप उसकी जो इच्छा है वो करवाओ, बिल्कुल ठीक है। बट एक चीज ये भी है कि उस एज में बच्चे को अपना मतलब माइंड उसका खुद का ये नहीं सोच पाता, नहीं काम कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल सजेशन तो होता ही है, सजेशन के बिल्कुल बगैर, उसको गाइडेंस के बगैर वो नहीं कदम ले पाते, सही कदम नहीं ले पाते। देखो लेते तो सभी हैं। बिल्कुल। तो उसको मतलब उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, बच्चों को क्या करना चाहिए? जी वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है, क्योंकि इस विषय में मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने अच्छे अनुभव दे पाऊं, जिससे अपने गांव से जो जुड़े हुए बच्चे हैं या और भी बच्चे हैं जो उसका फायदा उठा पाए। जी तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, जी। वो एक बेस बनता है चीजों को कनेक्ट करने का। हम्म। तो किसी भी कक्षा को हम ये ना सोच के चलें कि वो बोर्ड की परीक्षा है, उसमें होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो 10वीं में हम सबसे पहले हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उन्हीं से पॉइंट लेके ही आगे स्ट्रीम बनती हैं, चाहे आर्ट्स हैं, चाहे साइंस है, चाहे कुछ भी। पर एक अहम मुद्दा ये होता है कि जैसे 10वीं कक्षा पास करते हैं तो उसके बाद बच्चे को क्या करना चाहिए। जी इसमें मैं आपकी बात को बिल्कुल एक सही मानूंगा कि बच्चे ये कहते हैं कि उनको उनके ऊपर छोड़ दें, हम वो जो करना चाहें। उसमें एक इंटरेस्ट को लेकर हम बात को कनेक्ट करेंगे। अगर हम कहें उनका जो इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग करें, तो सबसे पहले पेरेंट्स को उनको ये जानना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके हिसाब से लेना। मैं एक बात जरूर यहाँ पे चाहूँगा, जैसे अगर हम ये सोचते कि सचिन तेंदुलकर एक इंजीनियर होते या जावेद श्रीनाथ जो कि इंजीनियर थे, अगर वो उस लाइन में रहते तो हमें अच्छे बॉलर नहीं मिल पाते, फास्ट बॉलर, और ये अच्छा बैट्समैन सचिन तेंदुलकर नहीं मिल पाता। वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का तो है, पर वहां पर इंटरेस्ट के साथ में गाइडेंस का भी रोल रहा है। जी बिल्कुल। अब एजुकेशन में एक गाइडेंस की बात करें हम, तो वहां पर गाइडेंस का अहम मुद्दा ये होता है कि पहले बच्चे के पेरेंट्स को, क्योंकि हर एक बच्चा कोई अपने आप में कोई कम नहीं है, परमात्मा ने सबको सेम बुद्धि दी है, बशर्ते हम उसका यूज कितना करते हैं और किस विषय और किस स्ट्रीम में करते हैं, जी वो मेन होता है। तो मैं सबसे पहले जैसे ये मान के चलता हूँ कि तीनों स्ट्रीम अच्छी हैं, तो स्ट्रीम कोई कम नहीं है, बशर्ते बच्चे के ऊपर निर्भर है और एक सलाह है कि वो कौन सी स्ट्रीम में जाए। तो सबसे पहले मैं आर्ट स्ट्रीम से लेके स्टार्ट करता हूँ। जी। जैसे बच्चा आर्ट स्ट्रीम में जाता है, सब्जेक्ट्स उनके पास बहुत सारे होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, चूज क्या करना है वो उसके अकॉर्डिंग, और कुछ मैं सलाह दूंगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे बच्चा हिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है, मैथ है, ज्योग्राफी है, इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं +1 में, उसके अकॉर्डिंग उनको चूज करें।
पर वो स्पेशली किस चीज किस लाइन के लिए चूज करता जा रहा है। जी जी, जो बच्चे ने जो सब्जेक्ट अभी लिए हैं, हाँ हाँ, वो आगे चल के वो उसको कहाँ सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, वो उसको बिल्कुल। कहाँ मतलब किस तरफ लेके जाएंगे, किस लाइन में लेके जाएंगे। बिल्कुल, मैं उसी के ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा। जैसे बच्चे ने आर्ट्स लिए हैं और ये सब्जेक्ट्स लिए हैं, क्योंकि अब कोई भी अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक बेसिक कॉर्नर में उसके माइंड में एक टास्क जरूर होता है कि मुझे किस लिए पढ़ाई करनी है और मुझे क्या बनना है। तो मोस्टली हम इसमें चले, अब मेरी एक अपनी कैलकुलेशन है कि बच्चा फर्स्ट ट्राई गवर्नमेंट जॉब के लिए करता है, जी, तो उसके लिए आर्ट्स में लिए गए सब्जेक्ट, चाहे वो अपनी कोई भी सब्जेक्ट रहे आर्ट्स में, जैसे मैंने अभी बताया, तो उसमें गवर्नमेंट में बेनिफिट उसको ये मिलने वाला है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स में हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी, इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और है। वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर किसी ने मैथ ले रखा तो वो तो सोने पे सुहागा बन जाता है आर्ट्स में। ठीक है, तो वो कंपटीशन की प्रिपरेशन उसकी पहले से चल रही होती है, जो उसको नहीं पता रहता। और आर्ट्स में अगर आप आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं आपने, उस बेस पर अगर आप क्लरिकल की बात करें तो 12th बेस पर बच्चा रेडी हो जाता है एसएससी के लिए। ठीक है, वो उसमें टेस्ट की प्रिपरेशन की और ऑन बिहाफ 10th और 12th बेस पे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं। आप चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर लें या दिल्ली की सेंट्रल जॉब की बात कर लें, तो उनमें स्पेशली क्लरिकल के लिए मांगा जाता है। बशर्ते उनको साइड में एक जो आजकल डिजिटल भारत हम जिसको बोलते हैं, डिजिटल इंडिया बोलते हैं, तो हर एक को थोड़ा सा डिजिटल टच लेना होगा। ठीक है, उसके लिए कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। मतलब कोई भी स्ट्रीम बच्चा ले, हाँ। चाहे आर्ट ले, कॉमर्स से साइंस कुछ भी ले, पर वो कंप्यूटर साथ में जरूरी है। हाँ, क्योंकि हर जॉब के लिए, जैसे आप क्लरिकल लाइन के लिए जा रहे हैं तो आपको उसमें पहले से ही एक एलिजिबिलिटी पार्ट होता है जॉब में। वहाँ पे इसमें लिखा रहता है कि आपके पास कंप्यूटर शिक्षा की अनुभव है, नॉलेज है या कोर्स कर रखा है। तो अगर आपके पास वो होगा ही नहीं तो आप जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं हुए। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट जॉब तो अब देखो कम होती जा रही है, बिल्कुल ना के बराबर होती जा रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप है और उसमें बच्चे को आगे जाना होता है। बिल्कुल, तो उसमें भी कंप्यूटर का योगदान बहुत। बिल्कुल, वो तो एक बात ये होगी कि उसको एक स्किल बन गई है उसके पास में। हाँ। स्किल बिहाफ पे बहुत सारी, अगर मैं कोई जॉब को मैं छोटा नहीं मानता, मान के चलिए आप कोर्ट में चले जाइए, वहां पे तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, वकील हैं या जो टाइपिंग करते हैं या ऑनलाइन फॉर्म जो चल रहे हैं आजकल भरने के लिए बिजनेस बना रखा है, या आप किसी स्टॉक मार्केट में चले जाइए, वहां भी कंप्यूटर है। तो ऐसी कोई जगह आप खुद सोचे कोई ऐसा बिजनेस प्राइवेट में या गवर्नमेंट में है जिसमें कंप्यूटर टच ना हो। हर जगह डाटा एनालाइज होता है, मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, तो कंप्यूटर की तो एक स्किल बन जाती है साथ में। पर अगर आप गवर्नमेंट का कर रहे हैं तो एलिजिबल होने के लिए तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज। तो मेनली जो आर्ट स्ट्रीम जो लेते हैं गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन के लिए, जो 11वीं 12वीं जो क्लास है बच्चे की, आपका सजेशन ये रहेगा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स बिल्कुल, और ज्योग्राफी, मैथ और ज्योग्राफी मैथ, ये सब्जेक्ट लेंगे तो मतलब उसको बेनिफिट रहेगा, बहुत फायदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा वीरेंद्र जी मैं, कि केवल मैं क्लरिकल लाइन तक नहीं, अब ये तो एक बेस बना है। उसके बाद आप जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो आईएएस की, डीसी की पोस्ट कर सकते थे, यूपीएससी की एग्जाम है, तो वे सभी कनेक्टिंग हैं सारे ऑल, तो बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं आर्ट्स के थ्रू आप। ठीक है, केवल ये नहीं कि हम छोटी क्लर्क लाइन तक रहे हैं, पर हम जहां तक 12th की बात कर रहे थे तो वहां से एक बेस बन सकता है। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स को कि जैसे ही आप आर्ट्स लेते हैं, अगर आपका टास्क है कि भाई मुझे पहले प्लेटफॉर्म रेडी करना है जॉब का, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब का, तो ऑन बिहाफ आप सबसे पहले अपनी 12th करें। अगर साथ के साथ कंप्यूटर कर लेंगे तो जैसे ही गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको 1 साल खराब नहीं करना पड़ेगा। और टाइपिंग स्टार्ट कर दें, स्टेनो का है, क्लरिकल है, बैंकिंग है आपके सामने। अच्छा, कंप्यूटर का जो आपने इसमें जिक्र किया है, तो वो कंप्यूटर का साथ में क्या करें जो गवर्नमेंट की जॉब में मतलब उसको बेनिफिट दे और वो मान्यता उसकी हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं केवल एक सेंटर नहीं, बहुत सारे जो एलिजिबल हैं,
सभी चीजों को दिखाना है चाहूंगा। सबसे पहले ITI जो कोपा बोला जाता है, 1 साल का आपके पास ITI से डिप्लोमा कंप्यूटर का, अगर वो नहीं है तो पॉलिटेक्निक के 3 साल का हो, अगर वो भी नहीं है तो यूनिवर्सिटी से PGDC होता है 1 साल का, अच्छा, वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब जो कि मेरा एक सेंटर भी है HKCL साइबर टेक कंप्यूटर एजुकेशन, इस तरह HKCL हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हरियाणा टेक्निकल बोर्ड से एफिलेटेड है। तो इन्हीं से जो मैंने नाम बताया और एक हार्टोन, इनसे किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल रहते हैं। अच्छा, मिनिमम 1 साल, मिनिमम 1 साल, मतलब 1 साल से कम समय का अगर कोई कोर्स लिया है तो वहां पे वो एलिजिबल नहीं होता। नहीं सर, उसमें वो हमारी जो भी पोस्ट निकलती है, अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे कई जगह केवल अनुभव मांगा जाता है, और आजकल तो हमारी जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें SCTC का जिक्र होता है। जो भी क्लर्क लगते हैं उनके जो अब से पहले लगे उनके पास SCTC मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी कंप्यूटर टेस्ट, जो कि मिनिमम 6 महीने का होता है, पर जो लग चुके उनके लिए था। पर जो अब जो जितनी पोस्ट आ रही है उनके लिए कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। अच्छा, कौन सा कंप्यूटर डिप्लोमा ऐसा है जो हर जॉब में मतलब कि हर जगह वो कामयाब रहेगा? जैसे कोपा आपने बताया, ITI का, पॉलिटेक्निक का बताया, और जो दूसरे आपने हार्ट्रोनर और ये HKCL का बताया, तो इनमें से कौन सा ऐसा है कि वो तो बिल्कुल हर जगह मतलब काम देता है, और ये हो सकता है कहीं कहीं मतलब ना चले, ऐसा भी कुछ है? नहीं, जो मैंने आपको नाम बताए हैं ये 2013 के बाद में गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के डिप्लोमाज को कैंसिलेशन कर दिया था। तो उसके बाद ही ये HKCL आया, हार्टोन पहले से था, और पॉलिटेक्निक पहले से ही 3 साल के बड़े डिप्लोमाज के JEE तक के डिप्लोमा चलते हैं, और यूनिवर्सिटी से जो PGDCA है वो तो यूनिवर्सिटी से कोर्स है। तो ये टोटली जो 5-6 नाम गिनवाए हैं, सभी के कंप्यूटर कोर्स हर जगह चलेंगे। हर जगह चलेंगे। तो ये सिर्फ हरियाणा में चलेंगे या सेंटर में या दूसरे स्टेट्स में भी चलेंगे? ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। जो ITI, पॉलिटेक्निक और जहां तक है अपना यूनिवर्सिटी और हरियाणा टेक्निकल बोर्ड, जो बोर्ड जो होते हैं, जैसे मैं आपको इस बात को इजी करना चाहूंगा, जब भी हम 10th करते हैं, ठीक है, या 12th करते हैं, तो अपने हरियाणा में HBSC बोर्ड है और सेंटर का CBSE बोर्ड। तो इनसे जब बोर्ड से कोई की हुई चीजें एजुकेशन है वो ऑल ओवर आवर वर्ल्ड चलती हैं, ना कि हर इंडिया तक। तो इंडिया में तो चलती ही हैं और बाहर भी काम करेंगे, तो यही एजुकेशन, इनसे की हुई चीजें कहीं भी आपकी बेकार नहीं जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा जो अभी ये आर्ट का आपने बताया, उसके बाद आप किसको लेना चाहेंगे, किसके बारे में आप बताएंगे? बिल्कुल, मैं अगला कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज इसमें सम्मिलित करना चाहूंगा। अच्छा, एक बीच में एक छोटा क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ गया। जी। आर्ट से रिलेटेड। हाँ। ये तो +2 और उसके बाद हमने ग्रेजुएशन तक का समझ लिया, भाई ग्रेजुएशन हो जाएगी, BA हो जाएगी। हाँ उसके बाद हम मतलब बच्चा आर्ट वाला क्या क्या कर सकता है वो हायर एजुकेशन के मैं लिए? उसी चीज के लिए वही पॉइंट आपने अच्छा किया वीरेंद्र जी, आपने पूछा, मैं पहले से उस चीज को जोड़ना चाह रहा था। बिल्कुल। जैसे मैंने ग्रेजुएशन तक का बताया कि हम IAS DC तक की जो वहां तक कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी UPSC में जा सकते हैं, UPSC के जो एग्जाम होते हैं जिनमें, अब उसमें आपके साथ में एक लॉ की भी साइड लाइन चलती है, LLB कर सकते हैं हम। जो साइंस का बच्चा उधर नहीं जा तो सकता है, पर उसका टच लॉ का आपका आर्ट साइड से ज्यादा रहता है। तो लॉ है, जज है। उसके बाद एक शिक्षा में, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जो टीचर लेक्चरर जो बनते हैं जी, वो आप अपनी मास्टर कीजिए आर्ट्स में, आप BEd कीजिए, क्योंकि अब टीचिंग में जाने के लिए BEd जरूरी हो चुकी है। और साथ में जैसे BEd होता तो HTET, अगर आपको किसी स्कूल्स में, गवर्नमेंट की बात करूंगा तो BEd कब कर सकता है बच्चा, मतलब किस क्वालिफिकेशन के बाद? BEd सर, BEd आप ग्रेजुएशन के बाद BEd कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद BEd कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और जब आप जैसे कि टीचर बनना है हमें, तो अगर एक प्राइमरी का JBT तक का, पहले प्राइमरी, फिर अपना ये लगा लो, फिर हम सीनियर सेकेंडरी में चले जाते हैं। मैं उसको आपकी भाषा में बताना चाहूँ, जैसे JBT करते हैं 5th क्लास तक के लिए टीचर बनते हैं। अगर हमें स्कूल्स में बनना है तो हमारे पास मिनिमम ग्रेजुएशन प्लस BEd करनी रहेगी। अगर हम कॉलेज की तरफ करें या +2 तक लेके चले, तो वह लेक्चरर पोस्ट के लिए बोले या प्रोफेसर के लिए बोले, तो हमें मास्टर
होनी बात हमारे पास जरूरी है। और साथ में अगर प्रोफेशन में जाए तो MPhil PhD का योगदान रहता है, ठीक। जिसमें डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये आर्ट्स में पॉसिबल है और इनमें आप बड़ी से बड़ी पोस्ट ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत आपने स्पष्ट किया सारा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। अब जैसे अगर वैसे तो मैंने कोशिश की है कि कोई चीज इसमें मैंने ना छोड़ी हो, और भी प्राइवेटेशन के बहुत सारे रोल्स होते हैं, पर मैं वो हम इसके लिए बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम कॉमर्स के लिए चलते हैं, कॉमर्स स्पेशली एक नाम है कॉमर्स, जो कि एक बिजनेस से कनेक्टिविटी होती है उस चीज के लिए। कॉमर्स, कॉमर्शलाइजेशन जो हम बोलते हैं, यानी कि मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि अपना बीकॉम को हम बिजनेस स्टडी बोले, कॉमर्स एक सीमित वर्ड हो जाता है। ठीक है। क्योंकि उसमें कैसे बिजनेस करना है, अकाउंट्स में हम कैसे डील करना है, को हर एक इंसान के अपने अलग अलग थॉट होते हैं। कई सोचते हैं केवल अकाउंट्स के लिए ही बीकॉम है या कॉमर्स है, पर मेरा एक अपना मानना है केवल अकाउंट्स के लिए नहीं, ये बिजनेस के लिए है कि व्यवसाय कैसे करें, ठीक है। व्यवसाय को चलाएं कैसे, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट है कि मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट में सिखाया यही जाता है कि बिजनेस कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना, स्टाफिंग कैसे करनी है। तो ऑल दैट पार्ट गोज टू बिजनेस स्टडी। तो कॉमर्स के लिए बच्चों के लिए बहुत सारे स्कोप हैं। सबसे पहले तो जैसा समझा जाता है उसी के हिसाब से कि कॉमर्स वाले बच्चे बैंकिंग के लिए जा सकते हैं, अकाउंट्स लाइन में जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, और सबसे बड़ा जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस कर सकते हैं। उसमें टोटली बिजनेस करना सिखाया जाता है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लग रहा है। अच्छा, जैसे आपने बताया बैंक में, बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं, हाँ तो बैंक की जैसे जो जॉब होती है उसके लिए कॉमर्स कंपलसरी होता है या नॉर्मल ग्रेजुएशन कोई भी हो? बिल्कुल, ये क्या होता है, वैसे ग्रेजुएशन, और वैसे तो ग्रेजुएशन माना जाता है, ग्रेजुएशन माना जाता है, पर उसमें जब हम कॉमर्स के स्पेशली पोस्ट निकलती जैसे सेक्शन ऑफिसर की, अच्छा, उसमें साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम का बच्चा भर ही नहीं सकता। ठीक है। वो स्पेशलाइजेशन, जैसे अब CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या अकाउंटेंट ही बनना है, तो वहां पे साइंस स्ट्रीम का बच्चा कंपटीशन में नहीं आएगा, आर्ट स्ट्रीम का बच्चा कंपटीशन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट ही उस चीज के हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ही कॉमर्स ही रहेगी। ठीक है। तो इसके लिए हर जो स्ट्रीम है, चाहे साइंस हुई चाहे कॉमर्स आर्ट, टीचिंग लाइन के तो सेम पैरेलल चलेंगे कि जैसे ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मास्टर करना है, और साथ में बीएड, तो आप MPhil PhD के बाद प्रोफेसर लग सकते हैं। स्कूल कॉलेज कैडर के लिए जाना है तो BA आपके पास सफिशिएंट है उस चीज़ के लिए। आप तो वो तो चीज़ें साथ में हैं, पर इसमें स्पेशली वो जो अटेंशन है, ये जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपका कि आपको बैंक में जाना है, अकाउंट्स बनना है, तो आपके पास कंपटीशन कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात और जो अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है, कॉमर्स स्टूडेंट बिजनेस के लिए ही बना है। अगर उसको सोच के चले तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जो बीकॉम का छात्र है, अभी ग्रेजुएशन मान लो उसने कंप्लीट कर ली है, जी, बीकॉम अपना लिया है उसने, कॉमर्स साइड ली है, बैचलर डिग्री, उसके बाद वो क्या किया जाए, वो क्या करे फिर? वो बीकॉम करने के बाद में सबसे पहले तो जो अपनी गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, ठीक है, और कई जगह तो मैंने क्लरिकल में भी देखा है कॉमर्स स्टूडेंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे असिस्टेंट ऑफ अकाउंटेंट, तो उनमें केवल कॉमर्स का बच्चा जाता है। तो वो एक तो कंपटीशन खत्म हो चुका, आपका गवर्नमेंट में जाएंगे तो आप अकाउंटेंट के लिए आपके पास ना तो इधर से आर्ट्स वालों की भीड़ हुई बच्चों की, ना साइंस वालों की, आप अकेले हैं वहां पे, तो वहां पे अच्छा बेटर कर सकते हैं। क्लरिकल लाइन उसके लिए बेस्ट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट बेस्ट है। फिर आप अगर आपको जब बीकॉम लिए तो आपने कहीं ना कहीं दिमाग में ये जरूर रहा होगा कि मुझे बनना क्या है। सबसे बड़ा जो अकाउंट्स की लाइन में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो इस कंप्यूटर लाइन, इसके कॉमर्स लाइन के लिए ही बने हैं। हायर एजुकेशन कौन कौन सी है बीकॉम के बाद? बीकॉम के बाद में आप हायर एजुकेशन करें तो एमकॉम कर लें, ठीक है, एमकॉम करने के बाद आप CS जो कंपनी सेक्रेटरी मैंने बोला, और लास्ट जो हायर है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अकाउंट्स के लिए है। नहीं तो टीचिंग लाइन तो मैंने आपको बता ही दी है, स्पेशली गवर्नमेंट। बीकॉम के बाद वही बीएड कर सकते हैं। हाँ, बीकॉम हर
टीचिंग में जाना है आपको, 10th तक के किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन जरूरी, साथ में आपको बीएड करना है। अगर आपको और फर्दर बड़ी पोस्ट लेनी है तो आप अपना मास्टर कर लें, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन साइंस कर लें। और भी बढ़ना तो एमपीएल पीएचडी, ये तीनों स्ट्रीम के लिए अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो बड़ी पोस्ट के लिए। ठीक है। पर आपको कॉमर्स में जाना है तो स्पेशली आप ये क्लरिकल लाइन बेस्ट रहती है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, और मेन टारगेट जो बड़ी पोस्ट है कॉमर्स के लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया से प्रकाश डाला आपने इस स्ट्रीम। जी जी, मेरी पूरी कोशिश है। फिर भी अगर कोई रहा तो आगे अगर हम समय जी आपस में बिल्कुल जरूर। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो ये तो हमारा पहला ही इंटरव्यू है और सवाल ऐसा होता है कई बार मुझसे भी छूट जाएंगे जो जी, जी, मेरी जी। नॉलेज में नहीं है, या कोई कमेंट्स में कोई बच्चों के कोई सवाल आएंगे, उनके बिल्कुल, भी बिल्कुल। जवाब हम देंगे। बिल्कुल देंगे। आप भी उनमें पार्टिसिपेट जरूर बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सी स्ट्रीम में आती है? क्या? साइंस। साइंस का। जैसे ही हम साइंस की बात करें तो साइंस में दो आपकी स्ट्रीम बन जाती, डिवाइड हो जाती है, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल। अब जैसे +2 में हम होते हैं या आपने +1 में एडमिशन लिया तो एडमिशन लेने के बाद हमें उसी समय डिसाइड करना होता है कि हम नॉन मेडिकल लें या मेडिकल लें। अगर आपने मेडिकल लिया है तो उसमें बायो सब्जेक्ट लेना रहेगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है। और नॉन मेडिकल में अगर आप जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो ऑप्शनल अगर कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। पर बायो सब्जेक्ट लिया तो आप मेडिकल की तरफ चले जाएंगे, और आपने अगर बायो नहीं लिया, मैथ लिया उसकी जगह, तो आप नॉन मेडिकल की तरफ चले जाओगे। एक मैं पहले शॉर्ट में बताऊंगा, फिर कोशिश करूँगा कि उसको डिस्क्राइब करूं। जैसे आपने नॉन मेडिकल लिया तो आपकी इंजीनियरिंग लाइन चली जाती है। ठीक है। जो कि आप आईआईटी की तरफ, जेई की तरफ या बीटेक की तरफ जा सकते हैं। और जैसे ही आप मेडिकल साइड चूज करते हैं तो मेडिकल आपकी लाइन आपको सीधा मेडिकल लाइन की तरफ लेके चलती है, जो कि नर्स, स्टाफ नर्स, एमबीबीएस आप ये कर सकते हैं, फार्मासिस्ट, डी फार्मा, बी फार्मा, ये चीजें कर सकते हैं जी। तो इसके लिए आप 11th में अपने चूज करें जो आप सब्जेक्ट लेना चाहें, मेडिकल, नॉन मेडिकल। और सबसे पहले तो एक मैंने कॉमन एक चीज बताई थी, अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो ग्रेजुएशन और मास्टर करें अपनी, साथ में बीएड, तो आप शिक्षक बन सकते हैं। नहीं तो स्पेशली आप इस लाइन, ये बहुत बड़ी लाइन है हमारी एक कम्युनिटी में, कहीं ना कहीं एक चीज बन गई है कि हम केवल डॉक्टर बने, पर इस लाइन में केवल डॉक्टर ही नहीं बहुत सारे होते हैं। जी। जैसे मैं एक बात करना चाहूंगा कि पहले एक नर्स बनते थे तो फीमेल्स ज्यादा, महिलाएं उसमें सहभागिता करती थी, पर आजकल मेल भी करने लगे। बिल्कुल, देखो ये कुछ ही साल के अंदर ये बच्चों को पता चला है, पेरेंट्स को भी ये पता चला है। सही मानूं तो मैं 4-5 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि जो नर्सिस के जो कोर्स होते हैं, नर्स जो होते हैं वो जेंट्स भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी हुआ है। हाँ। और एक चीज मैं एक प्रकाश डालना चाहूंगा आपका, क्योंकि पहले यही मानते थे कि जो नर्स का जो कोर्स है, वो नर्स जो लगती हैं वो सिर्फ लड़कियां ही मतलब इसको करती हैं, वो महिला ही लग सकती है। महिला ही लग सकती है। हाँ जी। अब नर्स, स्टाफ नर्स, दो तो चीजें ये हुई। एक एमबीबीएस, हमें सबको पता है कि एमबीबीएस करना साइड मेडिकल लाइन में है, पर मैं एक चीज चाहूंगा कि इनसे एक अलग से चीज भी है। कहीं भी हम जब मेडिकल में जाते हैं वीरेंद्र जी, तो हम ये तो देखते हैं कि डॉक्टर हमें चेकअप करता है, दैट मीन्स कि वो एमबीबीएस किया होगा उन्होंने। ठीक है। जो अपनी नर्स है उन्होंने नर्स या स्टाफ नर्स किया होगा। पर हम ये कभी दिमाग ही नहीं लगाते मेडिकल लाइन में, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जी, या एक्सरे है या रेडियोलॉजिस्ट है या ईसीजी है, लैब या- टेक्नीशियन है, या लैब टेक्नीशियन, तो ये स्ट्रीम हम कई बहुत सारी चीज मिस करते जा रहे हैं इस लाइन में। जी जी, और ये भी मेडिकल लाइन का हिस्सा है। बिल्कुल। हम उनके कोर्स कर सकते हैं जो बहुत कम लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं। वही बात है ना। देखो, जब एजुकेशन नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि हमें क्या बिल्कुल, करना चाहिए, तो ये एक अभाव है। अभाव है। ठीक है। तो बिल्कुल। उसीलिए तो मेरे माइंड में ये आया कि मैं अशोक जी से बात करूं और इन चीजों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। तो जैसे ये कोर्स, इस बारे में आपने बताया कि एमबीबीएस के अलावा ये कोर्स भी होते हैं बहुत सारे इसमें। मेडिकल। वैसे तो बहुत लंबा, मतलब कितना ही लंबी बात हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, अब ये स्ट्रीम के बारे में हमने बात कर ली। अब उसके बाद आप ये थोड़ा सा बताओ कि जो बच्चे +2 के बाद ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं,
तो टेक्निकल कोर्स जैसे कोई पॉलिटेक्निक है अपने पॉलिटेक्निक पास। है या आईटीआई है, बिल्कुल तो बिल्कुल। किस में जाएं, और अगर वहां जाते हैं तो आज के टाइम मतलब किसका जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ट्रेंड है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कौन सा कोर्स बच्चे को लेना चाहिए कि जिसमें वो अपना भविष्य अच्छा बना सके और उसको एक मतलब रोजगार मिल सके? बिल्कुल। आजकल अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक बीच में मैंने एक चीज तीनों चीजों से कनेक्ट करने के लिए ही रखी थी। हम आर्मी के डिफेंस की जॉब की बात करें, डिफेंस में और बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं जिनमें टेक्निकल कोर्स ही मांगे जाते हैं। वो 10th बेस भी है, मोस्टली 10th बेस है। अगर आप 12th बेस करके चलते हैं तो आप बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे आपका फिटर है, सिविल है, कंप्यूटर है, और ये डीजल मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल मैकेनिक है। इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो विद इन 1 ईयर आप आईटीआई से कर सकते हैं। और बड़ी पोस्ट के लिए, जेई पोस्ट के लिए जाना चाहे तो इन्हीं को, टेक्निकल को आप पॉलिटेक्निक से 3 साल का कर सकते हैं। और इनसे एसडीओ एक्शन की पोस्ट के लिए जाना चाहें और बड़ी पोस्ट के लिए तो आप अपने किसी भी जो कि गवर्नमेंट एडेड अपने कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहां से बीटेक कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निकल हैं। और एक बीच में चीज एक कॉमन है जो ना आर्ट्स के लिए ना कॉमर्स के लिए किसी लिए, एक एमबीए मार्केटिंग फील्ड। इस चीज फील्ड को नॉर्मल ना समझे, क्योंकि ये फील्ड मैंने खुद टच करके देखा है। ये नहीं कि गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट, नो स्काई, इतनी नो स्काई लिमिट। इसमें बस आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए दिमाग में। चीज को जब तक समझोगे नहीं तो उसको आप आगे मार्केट में नहीं लेके जा सकते। और मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है। पर मैं अगर यही टेक्निकल की बात करें तो आईटीआई या और पॉलिटेक्निक से कोर्स कीजिए आप, जिनके मैंने फीटर दोबारा बता रहा हूँ, फीटर है, वेल्डिंग है, ऑटोमोबाइल्स है, कंप्यूटर है, सिविल है। सिविल का आप उन्हें समझाऊं अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो, सिविल में जो हम नक्शे बनाते हैं ऑनलाइन या आर्किटेक्ट जो बनते हैं, वो सिविल लाइन के लिए बनते हैं। जो बड़े बड़े पुल बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं कंस्ट्रक्शन की, जो इंजीनियर पास करते हैं सिविल वाले पास करते हैं उस चीज के लिए। ठीक है। और सभी पोस्टों इनकी गवर्नमेंट डिफेंस में हर चीज की पोस्ट निकलती है, चाहे कारपेंटर क्यों ना हुआ, ये भी एक अपना कोर्स है। इस चीज है, टीचिंग का है, ये हर एक गवर्नमेंट महकमे में इनकी पोस्ट है। और ये मानो अपना जैसे प्राइवेट कंपनी, जैसे हम मारुति ले लीजिए, एशियन पेंट ले लीजिए, उधर तो मांगे ही ये जाते हैं जिनके पास ये टेक्निकल सर्टिफिकेशन है और जो 10th और 12th बेस है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे जिस बच्चे ने आईटीआई कर ली है, हाँ जी, अब वो उसके बाद उसी क्षेत्र में अपना टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, तो उसके लिए जैसे सीटीआई हो गया, तो सीटीआई करवाती है गवर्नमेंट कि भाई वो जैसे बीएड होता है ना, ऐसे सीटीआई होता है कि वो इंस्ट्रक्टर लगते हैं। बिल्कुल राइट सर, इंस्ट्रक्टर लगते हैं। ठीक है। तो वो अपना आगे जॉब कहीं दूसरी ना करना चाहें और टीचिंग लाइन में आईटीआई में ही आना चाहें, तो आईटीआई करके सीटीआई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। हाँ। पर इनकी पोस्ट निकलती है सर, पोस्ट निकलती है। पर अब पहले बिल्कुल सर ने, वीरेंद्र जी ने जो कहा बिल्कुल राइट कहा कि सीटीआई करके हम अपना इंस्ट्रक्टर लग सकते हैं जी। पर अब मैंने पीछे कुछ पोस्ट देखी थी, वहां पे और वर्ड दे दिया था इंग्लिश में, OR। अच्छा, उसमें मैं खुद एलिजिबल था। हालांकि जो सीटीआई कोर्स कर चुके हैं उनको उसका मिलना चाहिए बेनिफिट, पर वहां पे एक एमसीए और एमएससी को दे दिया था कंप्यूटर के। अच्छा, हाँ जी। तो अगर किसी ने सीटीआई नहीं कर रखी है और इंस्ट्रक्टर लगना है, बिल्कुल, तो वो एमसीए और एमएससी, वो भी एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, वो भी उसमें एलिजिबल, बिल्कुल एलिजिबल है। अच्छा, तो ये तो हो गया आईटीआई का। अब पॉलिटेक्निक में अगर किसी बंदे ने अपना डिप्लोमा लिया है किसी भी उसमें ट्रेड में, हाँ जी, तो वो आगे अगर उसमें टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? टीचिंग लाइन के देखो, जैसे मैंने एमसीए वर्ड यूज किया, एमसीए में जनरली आप अगर बीसीए करने के बाद एमसीए करते हैं तो आपकी 2 साल की, पर जैसे ही आपने अगर कंप्यूटर से कर रखा है अपना पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, तो आपका डायरेक्टली एमएससी में एडमिशन हो जाएगा आपका। तो आपको केवल 1 साल की और करने के बाद एमसीए हो जाएगा, तो आप वहां से भी टीचिंग कर सकते हैं। जैसे एक मैंने पीछे एक देखा, पहले एक बिजली बोर्ड के अंदर एक ALM की कोर्स होता है, हाँ, जो पॉलिटेक्निक से होता है, असिस्टेंट लाइनमैन। हाँ, असिस्टेंट लाइनमैन का कोर्स। तो उसको +2 नहीं, वो 10th बेस कोर्स होता है, पर होता है पॉलिटेक्निक से। पर जैसे ही वो कंप्लीट करता है तो उसको एक एग्जाम देना पड़ता है केवल हिंदी सब्जेक्ट का, और वो +2 कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, आर्यन बोर्ड से।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप जैसे जो लाइन आपने चूज की है और टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं, तो वो कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी से ही आप जैसे एडमिशन लेंगे तो आपको उसमें बहुत सारा आपको वापस नहीं करनी पड़ेगी, केवल 1 या 2 साल के मिड में एडमिशन मिल जाएगा आपको। या 3 साल की एमसीए है तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। तो पीछे की चीजें नहीं करनी पड़ेगी, एक साल उसका बच जाएगा जी। जो बच्चे खेल में जाना चाहते हैं स्कूलिंग से, तो पढ़ाई की तरफ जैसे रुझान कम होता है और खेल की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है, तो हर माँ बाप यही कहता है कि भाई बेटा खेल पे इतना मत ध्यान दे, पढ़ाई ही ज्यादा कर ले। तो पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस कर। और देखो दोनों चीजों में वो बीच में फंस के ना, वो कोई सा भी उसका पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा उसमें? इसके लिए जरूर मैं अपनी जो राय है देना चाहूंगा। अगर किसी बच्चे का खेल में रुझान है तो खेल आप अपना हरियाणा खेल में बहुत ज्यादा आगे है इंडिया के उसमें, क्योंकि इतने कबड्डी हुआ या फिर बॉक्सिंग में लगा। जैसे बॉक्सिंग भिवानी सिटी माना जाता है क्योंकि बॉक्सिंग के बच्चे वहां से बहुत ज्यादा निकले हैं। अपना हरियाणा में तो मोस्टली गांव के बच्चे कबड्डी में या बिल्कुल बॉक्सिंग में तो मैना गांव से अमित पंगाल बिल्कुल कितने गोल्ड मेडल लेके आए हैं, मतलब बहुत नाम रोशन किया है उन्हें, गांव का, शहर का और हरियाणा का, पूरे देश का ही नाम रोशन किया। बिल्कुल। तो इसमें आप खेल के साथ में एक मेरी सलाह जरूर है कि गेम जरूर लें, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लें। कि बहुत सारे प्ले फॉर इंडिया एक साइट होती है और हर एक स्कूल में मैसेज होता है कि जब नेशनल लेवल अपना ब्लॉक, पहले ब्लॉक, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना स्टेट और फिर अपना नेशनल, ये गेम्स होते हैं स्कूल से स्टार्ट होते हैं। तो आप अवेयर रहें, जिस फील्ड में अच्छा है आपके हर स्कूल में कोच होते हैं, डीपी होते हैं, उनसे बातें करें या अपने कजन से पूछिए कब फॉर्म निकलते हैं और अप्लाई करें और खेलें। और पर एक साथ में मिनिमम आप 10th तक तो अच्छे से पढ़ें उस चीज के लिए, और आगे भी अच्छे पढ़े, पर मिनिमम 10th लेके चलें ताकि आप गेम को भी अच्छा सपोर्ट करके ऊपर ले जाते हैं। जी जी। और गेम बहुत सारे हैं वैसे तो, एक अपने तो इसमें कोई गेम कम नहीं, पर मेरे अपनी ओपिनियन देना चाहूंगा इधर में। हम हर तरफ क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं, अच्छा गेम है, पर वहां पे कंपटीशन कितना है वो देखिए। अब एक शायद मेरे नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पिछले 2 ओलंपिक में भाला जिसने फेंका है वहां पे कंपटीशन कितना था, पर हम उनकी तरफ जा ही नहीं रहे। नीरज चोपड़ा जी, मतलब इंडिविजुअल गेम जो है वो ज्यादा मतलब बेटर रहेगा। टीम गेम में तो फिर पूरी टीम इकट्ठी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी की परफॉर्मेंस का भी वो रहता है, और दूसरा जो इंडिविजुअल गेम है तो वो आपकी कैपेबिलिटी पता लगती है, वो आगे बढ़ने के चांस उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी। चाहे डिस्क थ्रो हुआ, चाहे गोला फेंकना हुआ, इस तरह के ये भी गेम ओलंपिक के ही हैं, और वहां पे आपकी कैपेबिलिटी अच्छी निखर के आ सकती है। मतलब गेम वही ले जो ओलंपिक में हो, एक ये भी चीज है ना। बिल्कुल। मतलब कोई गेम ऐसा ना हो जिसपे हम अपना समय लगाते जा रहे हैं और उसका आगे भविष्य नहीं है। हालांकि देखो एक समय भविष्य तो नहीं, बिल्कुल बात सही वीरेंद्र जी के, वो ले जो ओलंपिक में है। हालांकि ये नहीं कि आपने जो अपने इंटरेस्ट के लिए वैसे चूज के खराब जाएगा, उससे सेहत ठीक रहेगी, परंतु सेहत के साथ कैरियर भी ठीक करना जरूरी है। अच्छा, एक मेरा लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो एनसीसी के बारे में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। मैंने भी एनसीसी में पार्टिसिपेट कर रखा है, और साथ में सर को मैं एक चीज कहूँ, एनएसएस भी होता है साथ में। ठीक है, वो आप बताइए उसके बारे में, क्योंकि एनसीसी कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या क्या उसके फायदे हैं और कौन कौन से उसके क्या बोलते हैं स्टेप्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एनसीसी में एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट होते हैं, जो कि 8th स्टैंडर्ड से एनसीसी स्टार्ट हो जाती है। जिन स्कूल में एनसीसी है वो लिखा भी होता है और वहाँ पे वो अपना दाखिला भी ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप 1 साल होता है, आपको साल के अंडर ही उस्ताद हम बोलते थे, क्योंकि मैंने भी एनसीसी लिया है। तो स्कूलिंग के जैसे स्कूल ऑफ आता था, परेड होती थी, अपना जो भी रूल रेगुलेशन सिखाए जाते हैं आर्मी डिफेंस जॉब के अंदर, वो सब कुछ करवाए जाते हैं। और उसका बेनिफिट ये रहता है, आपको डिसिप्लिन आप स्कूलिंग में ही पता लग जाता है। दूसरी बात, चीज़ें हमारे आर्मी में क्या क्या चीज़ होती है वो ट्रेनिंग भी आपको मिल जाती है। तो अब जैसे डिफेंस में जाओगे तो बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे आपने आर्मी में
ट्राई किया, एज ए सोल्जर किया, चाहे क्लर्कल लाइन में किया, या आप अपना डी फार्मा करके चले गए, तो आपको उसमें बेनिफिट मिलता है पहले और बच्चों के कंपेरिजन में। जैसे आजकल आपको पता है कि इकोनॉमिक बेस पे 5 नंबर मिलते हैं, या फिर अपने जो अपने हरियाणा के अंदर होते हैं एग्जाम होते हैं, जब इसे अपने एग्जाम क्लियर किया तो जब इंटरव्यू पे पहुंचते हैं, आपके हायर एजुकेशन कितने हैं, एक्सपीरियंस कितना है, इकोनॉमिक कोई इश्यूज हैं आपके, उस भी आप पे, या ओबीसी उनके मार्क्स मिलते, तो वहां पे जैसे ही आप डिफेंस की तरफ जाते हैं, एनसीसी का रखा हो, तो आपको प्रायोरिटी मिलती है उस चीज से और से। एनसीसी वाले को सिर्फ डिफेंस में ही प्रायोरिटी मिलती है या कहीं और भी उसका फायदा उसको मिल सकता है? सर जनरली तो उसका पर्सनल बेनिफिट मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली आपके पास खुद रहेगा कि आप उससे पंचुअल हो जाते हैं, पर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज उसको एनसीसी का बेनिफिट आपको डिफेंस में ही सबसे ज्यादा मिलता है। डिफेंस में डिफेंस में चाहे वो आर्मी हुआ, चाहे नेवी हुआ, चाहे एयरफोर्स हुआ जी, क्योंकि ये एनसीसी तीनों स्ट्रीम में होती है। ठीक है। आर्मी में भी, आर्मी के लिए भी होती है, और एनसीसी और नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए भी होती है। और दूसरा जो आपने जिक्र किया एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, वो एक जैसे नाम ही पता लग रहा है, उसमें खुद अपने देश को स्वच्छ रखना और चीजों को अच्छा रखना, अपने आसपास चीजों को अच्छा साफ सफाई रखना, और उस चीज के लिए पार्टिसिपेट किया जाता है, उस चीज के लिए। और उसका भी जब आप किसी जॉब में जाते, किसी भी जॉब में, एक मैं चीज जरूर बताना चाहूंगा, आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में एक वर्ड आने लगा है, अचीवमेंट। आपकी अचीवमेंट क्या है? अगर आपकी जैसे कि एनसीसी की बात करूंगा, आपने एनसीसी ए या बी सर्टिफिकेट ले रखा है और आपने सी भी ले रखा है, तो आप बड़ी जैसे पोस्ट होती है कर्नल मेजर, वहां पे आपको एक्स्ट्रा वो मिलता है सपोर्ट, एक्स्ट्रा एक मार्क्स मिलते हैं। सेम आप दूसरी नॉर्मल जॉब में भी जाते हैं, तो अगर आप अचीवमेंट में अपने सर्टिफिकेशन लगाते हैं, तो आपको उस चीज के 5 नंबर 2 नंबर डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट, उसके भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं इंटरव्यू के लिए। वो सिविल वाली जो नौकरी है उनमें भी बेनिफिट मिलता है। मिलता है। ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज या कुछ नंबर, जैसे कुछ 2 नंबर या 5 हाँ, नंबर, वो डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट के ऊपर वो कितने दे रहे हैं, पर वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इन चीजों का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे गांव के बच्चों के लिए ये दी है। जी जी सर। और आज हमने जो बात की है, ये 9वीं 10वीं के बाद जो बच्चे, उन्होंने क्या करना है, क्या करना चाहिए होता है। जी 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 जी। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम एक इंटरव्यू आपका और करेंगे, जिसमें हम जानना चाहेंगे जो फर्स्ट नर्सरी से जो बच्चों का जो लेके चलते हैं, हमें 5वीं क्लास के बाद कहाँ हम एडमिशन, जैसे गवर्नमेंट्स के नवोदय विद्यालय होते हैं, कुछ होते, मतलब जो पहली क्लास से, नर्सरी क्लास से लेके 10th तक का, अब ये 10th से बाद का हमने जो सेशन ये हमने किया, तो उन पेरेंट्स के लिए जो बिल्कुल ही नर्सरी से अपने बच्चे के लिए गाइडेंस चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक सेशन आपके साथ और करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं तो आपको जो समय मतलब जैसे निर्धारित होगा, आप मुझे बता दीजिएगा, उस हिसाब से हम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है। ओके।